आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक संविधान के भाग 4 में दिए गए। नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर यह होता है कि मौलिक अधिकार राजनैतिक न्याय प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा तुरंत लागू किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कानून बनाकर संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाकर जब तक उस पर नहीं करता है तब तक उसको नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनुच्छेदवार इसका अध्ययन करते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को तुरंत लागू किया जा सकता है। अनुच्छेदवार इसका अध्ययन करते हैं, कैसे कैसे है। सबसे पहले है अनुच्छेद 37। न्यायालय द्वारा सबसे पहले यही बात लिखी हुई है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये राज्य के मूलभूत कर्तव्य हैं और शासन व्यवस्था के आधार हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं और शासन व्यवस्था के आधार हैं, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनुच्छेद 38 पे आते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। अनुच्छेद 39 थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है। ये कह रहा है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। हर पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होगा। भौतिक संसाधनों का ऐसी व्यवस्था बनाएगी सरकार कि भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाए, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी, ऐसे कानून बनाएगी जिससे आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, आर्थिक संकेंद्रण न हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था सरकार करेगी। बालकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य करेगी। उसके बाद आएंगे अनुच्छेद 40 पे। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। जो भी संविधान में संशोधन किए गए हैं ये इसी अनुच्छेद से प्रेरणा प्राप्त करके किए गए हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 41। राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता प्रदान करेगा। जैसे मनरेगा है, नरेगा है, ये सब योजनाएं जो चलाई गई हैं लोक सहायता और काम प्रदान करने वाली, वो इन्हीं अनुच्छेदों से प्रभावित होकर जो है लाई गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 42 कह रहा है काम की न्याय संगत व मनोचित दशाओं व प्रसूति सहायता। जो भी काम अगर कोई प्रदान करता है, चाहे सरकार प्रदान करती है या कोई प्राइवेट आदमी प्रदान करता है, तो वो काम की मनोचित दशाओं का ध्यान रखेगा। न्याय संगत दशाएं, काम के जो दशाएं हैं उसका ध्यान रखेगा और सरकार प्रसूति सहायता प्रदान करेगी महिलाओं को। उसके बाद है अनुच्छेद 43 को, ये 42 नहीं है 43 है, अनुच्छेद 43 है। उसके बाद 43 को, लेकिन 43 को इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, जो उद्योग के कार्मिक होंगे उनको प्रबंधन में भागीदारी दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 43 है उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का संवर्धन। कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, राज्य ऐसी नीतियां बनाएगी, राज्य ऐसे नियम बनाएंगे जिससे कुटीर उद्योगों का संवर्धन हो। उसके बाद अनुच्छेद 44 है, इंपॉर्टेंट भी है, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता, ये हम जानते हैं हम लोग, समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड, ताकि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक ही संहिता हो। अनुच्छेद 45 है, ये भी हम लोग जान रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं,
6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रबंध सरकार जो है करेगी। इसके पहले भी ये जोड़ा गया है संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया है 2002 में। 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया है। पहले ये क्या था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, लेकिन जब से वो 21 में मौलिक अधिकार बन गया तब से उसको प्रतिस्थापित करके यहाँ ये रख दिया गया कि 6 से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रबंध राज्य जो है करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 86 याद रखेंगे। 3 संशोधन इसमें हुए थे। पहला मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया 21 के तहत। दूसरा अनुच्छेद 45 में ये जोड़ा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। और तीसरा जो है मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक की यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित करे। उसके बाद 46 आते हैं। अनुच्छेद 46 है SC ST व अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा तथा आर्थिक संवर्धन। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, राज्य ऐसे कार्य करेगा जिससे SC ST अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा का प्रबंध हो सके और उनका आर्थिक संवर्धन हो सके। उसके बाद अनुच्छेद 47 है लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 39 है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास राज्य करेगा। उसके बाद है, ये ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास राज्य करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 है पर्यावरण संरक्षण वो वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 39। पर्यावरण संरक्षण व वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। देखिए अनुच्छेद 39 की बात हम लोग कर रहे थे। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास जो है राज्य करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 क है पर्यावरण संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। उसके बाद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं को संरक्षण। कोई भी ऐसी चीज है जिसको सरकार राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है या संसद राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है तो राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि उसको संरक्षित किया जा सके। उसके बाद अनुच्छेद 50 है, ये एकदम आसान है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका ऐसी विधि बनाई जाएगी जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहें, दोनों एक ना हो पाए, दोनों का शासन अलग अलग हो। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि की जा सके। तो इस प्रकार ये है पूरा नीति निर्देशक तत्व। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमेशा जो है इससे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, इन दोनों से प्रश्न पूछने की संभावना प्रत्येक परीक्षा में सर्वाधिक होती है। इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और ध्यान से इसको देख करके ध्यान से अध्ययन करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको मैं फिर से एक बार अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 फिर से एक बार बता देता हूं। अनुच्छेद 42 है काम की न्याय संगत व मनोचित दशाओं व प्रसूति सहायता। उसके बाद 43 है उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का संवर्धन। 43 का है उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। और 43 का और ये 39 का, ये दोनों बाद में जोड़े गए हैं। 39 का बताता है कि पर्यावरण संरक्षण व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 44 याद ही है, 4 दोनों बराबर है तो समान है, तो समान नागरिक संहिता हो गई। उसके बाद 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बाद में इसको किया गया है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। ये बात भी याद रखेंगे कि कैसे कैसे 86वां संविधान संशोधन हुआ था, किन किन जगहों पे कौन कौन से संशोधन किए गए थे। 46। उसके बाद 48 है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना। इसको ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 48 का भी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, फिर इसको देखिएगा, बार बार समझने का प्रयास करिएगा, किताबों से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद हम लोग जो है आगे फिर करेंगे।